जनरली हमारे पर्सनल और म्यूनिसिपल वाटर के जो बोरवेल होते हैं उनकी लगभग डेप्थ 800 फीट तक हो सकती है, लेकिन जो मशीन जमीन से ऑयल का एक्सट्रैक्शन करती है उनके बोर होल की डेप्थ 7000 फीट या इससे भी ज्यादा हो सकती है, जो लगभग 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब जमीन से पानी निकालने में और ऑयल निकालने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑयल के वेल बोर की खुदाई करना ही है। इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से जमीन से क्रूड ऑयल निकालने के लिए वेल बोर की खुदाई से लेकर कैसे ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है इसको डिटेल से समझेंगे। बेसिकली दो टाइप की ऑयल रिग होती है। फर्स्ट वन इज लैंड बेस्ड, जहां पर रिग सरफेस पर होती है। यहाँ पर पहले ऑयल के लिए बोर होल किए जाते हैं और फिर ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन कई बार ऑयल के रिजर्व्स ओशियन के नीचे भी अवेलेबल होते हैं, तब ओशियन के अंदर ही पूरा सेटअप किया जाता है और इस टाइप के ऑयल रिग को ऑफशोर रिग बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो स्टार्टिंग में ही आ जाता है कि आप जमीन के 2-3 किलोमीटर नीचे ऑयल रिजर्व्स को कैसे फाइंड आउट करोगे। बेसिकली यह प्रोसेस बहुत कॉस्टली और टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे किए जाते हैं, जहां रॉक और मिट्टी के सैंपल्स लिए जाते हैं और सरफेस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाता है। कई बार अर्थ सरफेस ही अपने आप सिग्नल दे देता है ऑयल रिजर्व्स के। जैसे कहीं किसी जगह पर गैस निकल रही है तो चेक किया जाता है कि इस गैस में हाइड्रोकार्बन इंडिकेटर्स मिलते हैं या नहीं, जैसे मीथेन, इथेन। इसके अलावा एडवांस सैटेलाइट इमेजनरी का भी यूज होता है, जिससे देखा जाता है कि जमीन के कौन से हिस्से में टेम्परेचर में अचानक बदलाव आ रहा है। इन स्टडी से हमें सिर्फ जियोग्राफिकल एरिया का पता चलता है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व मिल सकता है। इसके बाद में रिजर्व का एग्जैक्ट पता लगाने के लिए आज के टाइम का सबसे फेमस सर्वे सिस्मिक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। इस सर्वे में बेसिकली अर्थ की लेयर्स की मैपिंग की जाती है। एक विब्रोसिस ट्रक में माउंटेड हेवी वाइब्रेटिंग प्लेट को जमीन पे रखी जाती है। ये प्लेट कंट्रोल्ड वाइब्रेशन सिग्नल जनरेट करती है और ये वाइब्रेशन अर्थ की लेयर्स के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रक और अवेलेबल होता है जो अर्थ की लेयर्स की मैपिंग करने का काम करता है। यह ट्रक सरफेस पर मल्टीपल जगह जियोफोन्स इंस्टॉल कर देता है। यह सभी जियोफोन इन दोनों ट्रक से कनेक्टेड रहते हैं। जियोफोन बेसिकली वाइब्रेटिंग सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं जो अर्थ की लेयर्स में जाकर वापस लौटते हैं। ये चेक करते हैं कि सिग्नल कितनी देर में वापस आया और उसके पास में कितनी एनर्जी बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक वाइब्रेशन सिग्नल जाता है और अर्थ के 100 मीटर डेप्थ में एक मजबूत चट्टान आ जाती है जिसको यह सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकता, तो यह सिग्नल उस चट्टान से टकराकर वापस जियोफोन तक पहुंचता है। अब इस सिग्नल को जितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट किया जाता है कि यह चट्टान जमीन के कितने फीट नीचे है। सेकेंड थिंग, इन जियोफोन्स को यह भी समझ आता है कि जहां पर इतनी मजबूत चट्टान है वहां पर कोई ऑयल रिजर्व नहीं हो सकता। बेसिकली ऑयल अर्थ की लेयर में जो रॉक होते हैं उनके पोर्स में होता है और इन लेयर्स के ऊपर एक मजबूत चट्टान होती है जिसको नॉन पोर्स लेयर बोलते हैं या केप रॉक भी बोलते हैं, जो ऑयल को आसानी से ऊपर नहीं आने देती। तो यह ऑयल इन पोर्स रॉक के अंदर ट्रैप रहता है। तो इस सर्वे से जब हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें रॉक के अंदर बहुत सारे पोर्स बने होते हैं तो हाई चांस रहते हैं कि उनके अंदर ऑयल अवेलेबल होगा। अपने देश में बहुत सारे नॉन साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे लोग जमीन के अंदर पानी डिटेक्ट करते हैं, लेकिन सिस्मिक सर्वे से हम जमीन के अंदर पानी का भी पता लगा सकते हैं कि कहां पर कितना पानी अवेलेबल है। अब इस सर्वे से 100% कंफर्म नहीं होता है कि ऑयल मिलेगा ही मिलेगा, बस एक हाई पॉसिबिलिटी मिलती है कि यहाँ पर ऑयल के चांस ज्यादा है। ऑयल को कंफर्म करने के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती है, तो चलिए ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के समय में 3D एनिमेशन एक बेहद ट्रेंडिंग स्किल बन चुकी है और इसमें आपकी मदद करेगा हमारा एडवांस 3D एनिमेशन कोर्स। इस कोर्स में आपको एनिमेशन की A to Z नॉलेज दी जाएगी। साथ ही आप सीखोगे कि कैसे AI की हेल्प से प्रोडक्शन क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाता है। इसके अलावा हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करेंगे ताकि आप इंडस्ट्री में एक लीडिंग पोजीशन पर आ सको। कोर्स की पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आप इसे पार्ट टाइम शुरू करके धीरे धीरे फुल टाइम में आ सकते हो। नाउ बैक टू द पॉइंट। जब ऑयल ओशियन के नीचे मिलता है तो यही पूरा सिस्टम शिप में लगाया जाता है और सेम ही तरीके से सर्वे कंडक्ट किया जाता है। पानी में वाइब्रेशन सिग्नल के अलावा साउंड सिग्नल भी भेजे जाते हैं। ऑयल की ड्रिलिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ऑयल जिन पोर्स में ट्रैप रहता है वहां पर हाई चांस रहते हैं कि बहुत सारी गैसेस भी ट्रैप्ड हो। तो जैसे ही ड्रिल बिट इस ऑयल के ऊपर लगी स्ट्रॉन्ग रॉक की चट्टान को तोड़कर पोर्स में एंटर करता है तो हाई चांस रहते हैं कि यह ऑयल हाई प्रेशर गैस के साथ में ऊपर आकर पूरी ऑयल रिग को ही उड़ा दे। इसलिए यहाँ पर कंट्रोल्ड वे में पूरी सेफ्टी के साथ में ड्रिलिंग की जाती है। यह जो आप पूरा प्लांट देख रहे हो यह एक कंप्लीट ऑयल रिग है, लेकिन ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले एक बड़े डायमीटर के ड्रिल होल को बनाया जाता है 15 से 20 फीट की डेप्थ तक, जिसको कंडक्टर केसिंग बोलते हैं। यह एक सीमेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज आपको आगे समझ में आ जाएगा।
इस टावर को मास्ट बोलते हैं, जिसके अंदर ड्रिल पाइप और ड्रिल बिट लगे रहते हैं। यह एक हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल ड्रिल बिट होता है, जिसमें आगे की तरफ जो टीथ दिख रहे हैं वह स्ट्रॉन्ग मटेरियल टंगस्टन कार्बाइड या डायमंड के बने होते हैं। ये टीथ इस तरीके से रोटेट करते हैं और रॉक्स की कटिंग करते हैं। इस टाइप के बिट को रोलर कोन बिट कहते हैं, लेकिन जो बोरवेल मशीन का ड्रिल बिट होता है वह बहुत एडवांस होता है। आप बोरवेल मशीन की वर्किंग इस वीडियो से समझ सकते हो। इस बिट को रोटेट करवाने के लिए स्टील पाइप की एक असेंबली तैयार की जाती है। जैसे जैसे ड्रिल बिट ड्रिलिंग करके नीचे जाता है, वैसे ही एक के ऊपर एक स्टील पाइप को जोड़कर एक ड्रिल स्ट्रिंग बनाई जाती है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जब ड्रिल स्ट्रिंग 2 किलोमीटर लेंथ की हो जाती है तो उसको रोटेट करवाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। बोरवेल मशीन का ड्रिल बिट हाई प्रेशर एयर से ऑपरेट होता है, लेकिन ऑयल रिग में पूरी स्ट्रिंग को ही ड्राइव सिस्टम से रोटेट करवाया जाता है, जिसके लिए आज के मॉडर्न टाइम में केली ड्राइव सिस्टम से पावर ट्रांसमिट होती है। इसमें जो मेन केली रोड होती है वो हेक्सागोनल शेप में होती है और इसको ड्राइव रोड में फिट किया जाता है। ड्राइव रोड पर गियर्स लगे रहते हैं, जिनको किसी भी इंजन या मोटर से रोटेट करवाया जा सकता है। तो ड्राइव रोड के साथ में केली रोड भी रोटेट करने लगती है। लेकिन एक बार सोचो कि क्या यह तरीका ठीक है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जब दो ड्राइव डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टेक्ट में आती है तो बहुत हाई फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे हीटिंग बढ़ती है और यहाँ पर तो ऑयल का काम है तो फायर जल्दी लग सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए केली बुशिंग लगाई जाती है केली रोड पर, जिसमें ऐसे गियर होते हैं जिनके बीच में केली रोड आसानी से अप डाउन मूव कर सकती है। इन बुशिंग्स के नीचे लॉक्स होते हैं जो ड्राइव शाफ्ट में जाकर फिट हो जाते हैं, तो ड्राइव शाफ्ट के साथ में फिर केली रोड भी रोटेट करने लगती है। अब इस स्ट्रिंग में हम एक रोड ऐड करते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले केली रोड को ऊपर की तरफ उठाया जाता है और इसी रोड से पूरी स्ट्रिंग जुड़ी रहती है, तो यह भी साथ में ऊपर आने लगती है। केली रोड को ऊपर नीचे करने के लिए पुली सिस्टम लगा रहता है। जब पूरी रोड बाहर आ जाती है तो ड्राइव रोड के पास में स्लीव्स फिट किए जाते हैं। जब हम पूरी स्ट्रिंग को केली रोड से अलग करते हैं तो ये स्लीव्स ही पूरी स्ट्रिंग को पकड़ कर रखते हैं और अंदर नहीं गिरने देते। केली रोड को साइड में रखी रोड से कनेक्ट किया जाता है और फिर वापस पूरी स्ट्रिंग के साथ में इस रोड को कनेक्ट किया जाता है और फिर यहाँ से स्लीव्स को हटा दिया जाता है। अब पूरी केली रोड को वापस बोर होल में इंसर्ट किया जाता है। जब केली बुशिंग ड्राइव शाफ्ट में जाकर लॉक हो जाती है तो ड्राइव शाफ्ट को पावर दी जाती है और पूरी स्ट्रिंग रोटेट करने लगती है, जिससे नीचे लगा ड्रिल बिट ड्रिलिंग करना स्टार्ट करता है। ड्रिलिंग बिट कैसे ड्रिलिंग करता है यह तो हम आगे डिटेल से समझेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ड्रिल बिट को काम करने के लिए सही अमाउंट में प्रेशर देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले पूरी ड्रिल स्ट्रिंग जो भारी स्टील पाइप से बनी होती है ड्रिल बिट पर अपना वेट डालती है और उसे नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। इसके अलावा ड्रिलिंग रिग में लगा पुली सिस्टम भी जरूरत पड़ने पर ड्रिल बिट पर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ड्रिलिंग प्रोसेस कैसे होती है। हमारे नॉर्मल वाटर बोरवेल में ड्रिल बिट ड्रिलिंग करता जाता है और हाई प्रेशर एयर से कचरे को बाहर फेंकता जाता है। यह मशीन 4 से 5 घंटे में 800 फीट का बोरवेल करने में सक्षम है। लेकिन ऑयल रिग का वेल बोर इतना सिंपल नहीं होता है। इसे 7000 से 8000 फीट तक जाने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। इसके पीछे रीजन है वेल बोर की स्ट्रेंथ। जनरली अर्थ की लेयर्स में सबसे ऊपर मिट्टी होती है या कमजोर रॉक की लेयर हो सकती है। मान के चलते हैं पहले 50 फीट तक मिट्टी है तो एक बड़े डायमीटर का बोर होल किया जाता है। जनरली यह बड़ा होल ऑयल रिग नहीं करती है क्योंकि यह मिट्टी में नहीं चल सकती। इसे हमारे नॉर्मल बोरवेल मशीन से किया जाता है। बोरवेल मशीन की वर्किंग मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है तो जरूर से देखना। जब यह बोर होल हो जाता है तो इसके अंदर एक केसिंग पाइप डाला जाता है और इसके चारों तरफ सीमेंट भर दी जाती है। यह सीमेंट जब मजबूत हो जाती है तो साइड की मिट्टी या पानी भी वेल बोर में आने से रुकता है। अब यहाँ से ड्रिलिंग रिग स्टार्ट होती है। मान के चलते हैं 50 फीट से लेकर अगले 1000 फीट तक ड्रिल बिट कंटिन्यूअसली रॉक की कटिंग करता जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, जब ड्रिल बिट हाई प्रेशर से रॉक के साथ में स्ट्राइक करते हुए रोटेट करता है तो यह गर्म होने लगता है और ऑयल रिग लगातार 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन चल सकती है, जिसकी वजह से ड्रिल बिट हीट अप होने लगता है। ऑयल रिग में सबसे इंपॉर्टेंट हीटिंग को कंट्रोल करना ही होता है। ड्रिल बिट की हीट को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर ऊपर से हाई प्रेशर के साथ में ड्रिलिंग मड को पंप किया जाता है। इस मड को पंप करने के लिए मल्टीपल हाई प्रेशर कंप्रेसर पंप लगाए जाते हैं। यह एक अलग टाइप का फ्लूइड होता है जो स्पेशली ड्रिलिंग में काम आता है। यह फ्लूइड ड्रिल बिट के पास जाता है और इसमें होल्स बने रहते हैं जिनसे यह वापस बाहर निकलता है। यह ड्रिलिंग मड ड्रिल बिट को कूल करता है और लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करवाता है।
करवाता है। ड्रिल बिट को कूल करने के बाद में ड्रिल बिट जो भी रॉक की कटिंग्स करता है उनकी डेब्रीज को अपने साथ में लेकर ऊपर आ जाता है और इसे एक टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। इस मड की यहाँ पर क्लीनिंग की जाती है और इसमें जो ड्रिलिंग का कचरा है उसको हटाया जाता है और फिर इसे वापस वेल बोर में पंप कर दिया जाता है। अब मानकर चलो हमने 1000 फीट तक ड्रिलिंग कर ली है और अर्थ की लेयर्स में कोई लेयर्स ऐसी आती है जो बहुत कमजोर होती है या किसी लेयर में पानी अवेलेबल होता है, क्योंकि 800 फीट तक तो हमारे म्युनिसिपल बोरवेल भी होते हैं, तो ऑयल रिग के वेल बोर में पानी या कचरा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से ड्रिल बिट को बाहर निकाला जाता है और इसके अंदर एक स्टील केसिंग को डाली जाती है। यह एक सिलेंड्रिकल पाइप होता है, लेकिन इस केसिंग और बोर होल की जो वाल है इसके बीच में छोटा खाली स्पेस रखा जाता है जिसको एनुलस गैप बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा वेल बोर अभी भी ड्रिलिंग मड से भरा हुआ है, इसे भी क्लीन करना जरूरी होता है। तो केसिंग के फ्रंट साइड में फ्लोट शू लगा रहता है जो इस मड को केसिंग में नहीं आने देता। इसका आगे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसका यूज एनुलस गैप में सीमेंट भरने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले मड को केसिंग में भेजा जाता है और यह मड बोर में अवेलेबल कटिंग के कचरे को लेकर एनुलस से बाहर निकल आता है, यानी बोर को क्लीन करता है। इसके बाद केसिंग के अंदर एक बॉटम प्लग डाला जाता है और बॉटम प्लग पर सीमेंट स्लरी से प्रेशर डाला जाता है जिससे बॉटम प्लग नीचे जाने लगता है। यह बॉटम प्लग दो काम करता है, एक तो केसिंग को क्लीन करता हुआ जाता है ताकि सीमेंट स्लरी मड के साथ में मिक्स ना हो, दूसरा मड को नीचे की तरफ फोर्स करता है ताकि मड भी एनुलस से बाहर निकल जाए। जब बॉटम प्लग केसिंग में एकदम नीचे पहुंच जाता है तो यह केसिंग के नीचे जाकर लॉक हो जाता है। अब यह सीमेंट स्लरी को आगे पास करता है, यह सीमेंट स्लरी एनुलस में फिल होने लगती है। जब सीमेंट फिल हो जाती है तो टॉप प्लग केसिंग में डाला जाता है जिसके पीछे ड्रिलिंग मड से फोर्स लगाया जाता है। यह टॉप प्लग पूरी केसिंग में से सीमेंट को क्लीन करता जाता है और एनुलस में फिल करता जाता है। फाइनली टॉप प्लग बॉटम प्लग पर जाकर बैठ जाता है और यह हाई प्रेशर के साथ में बॉटम प्लग को लॉक कर देता है जिसमें सीमेंट वापस केसिंग में नहीं आ सकती है। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो एनुलस में सीमेंट भरा होता है और केसिंग के अंदर ड्रिलिंग मड। ड्रिलिंग मड कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके बिना ड्रिलिंग हो ही नहीं सकती है। सीमेंट को इसी पोजीशन में 24 आवर के लिए ड्राई होने के लिए रखा जाता है। जब सीमेंट ड्राई हो जाती है तो वापस ड्रिलिंग स्टार्ट की जाती है और नीचे जो बॉटम और टॉप प्लग होते हैं उनको ड्रिलिंग से कट करके आगे की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। इस तरीके से ऑयल रिग के वेल बोर को केसिंग की हेल्प से प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे जैसे वेल बोर की डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे नई केसिंग डाली जाती है और इन्हें सीमेंट से प्रोटेक्ट किया जाता है। फाइनली जब बोर होल ऑयल रिजर्व के पास में पहुंच जाता है तो वहां पर मल्टीपल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। सबसे पहले कंडक्टर केसिंग आता है, फिर सीमेंट, फिर सरफेस केसिंग, फिर वापस सीमेंट, फिर इंटरमीडिएट केसिंग, फिर वापस सीमेंट और बाद में प्रोडक्शन केसिंग। प्रोडक्शन केसिंग ही वह फाइनल केसिंग होती है जिससे ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब ड्रिल बिट ऑयल रिजर्व के पास में पहुंचता है तो ऑयल और गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है बोर होल के अंदर। तो जब सरफेस केसिंग इंस्टॉल कर दी जाती है तब सरफेस पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट डिवाइस लगाई जाती है जिसको ब्लो आउट प्रिवेंटर बोलते हैं। ऑयल बहुत हाई प्रेशर से ऊपर आने की कोशिश करता है जिसको किक बोलते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका ऑयल रिग के अंदर हो सकता है। ब्लो आउट प्रिवेंटर में एनुलर लगे रहते हैं जो डोनट शेप में होते हैं। जब इनको टाइट किया जाता है तो यह ऑयल के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और ऑयल को ऊपर नहीं जाने देते। ठीक इसी तरीके से पाइप रैम होते हैं जिनका यूज तब किया जाता है जब ऑयल का प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगता है, तो ये भी ऑयल की पाइपलाइन को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है ऑयल ड्रिलिंग की, जिसमें जब वर्टिकल बोर हो जाता है तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से एक बोर होल ही कई बड़े एरिया का ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जब वर्टिकल ड्रिलिंग करनी होती है तो ड्रिल बिट को हटा दिया जाता है और ड्रिल बिट की जगह मड मोटर को लगाया जाता है। यह मोटर मड के प्रेशर से इंडिपेंडेंटली रोटेट करती है जिसको ड्रिलिंग स्ट्रिंग के रोटेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस मोटर की सबसे खास बात है कि जब हमें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट होना होता है तो मोटर को स्लाइटली 1 से 3 डिग्री तक टिल्ट किया जा सकता है। अब यह मोटर इस एंगल पर धीरे धीरे रॉक को कट करने लगती है। जो ड्रिलिंग मड मोटर को मिल रहा है वह मोटर को रोटेट करवाने के बाद जो रॉक्स का कचरा है उसको लेकर वापस बाहर चला जाता है। तो धीरे धीरे यह मोटर पूरे बोर होल को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट कर देती है और यहाँ पर एक परफेक्ट कर्व बनता जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर से आना चाहिए कि जो ड्रिल स्ट्रिंग होती है वह एकदम स्टील के पाइप की बनी होती है, वह कैसे मुड़ सकती
सकती है? तो इसका सिंपल आंसर है, ट्रेन के व्हील रिजिड होते हैं लेकिन फिर भी ट्रेन के ट्रैक कर्व्ड में डिजाइन होते हैं। अब ट्रेन बेंड नहीं होती है फिर भी कर्व डिजाइन को फॉलो करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब ड्रिल बिट वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो 1 से 3 डिग्री के एंगल पर जब मोटर कट करती है तो इसको 1500 से 3000 फीट की दूरी चाहिए होती है। ड्रिल स्ट्रिंग एक्चुअल में फिजिकली बेंड नहीं होती है, यह सिर्फ ड्रिल बिट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। बाकी जो केसिंग और सीमेंट फिल करने की प्रोसेस है वो ठीक वैसी ही है जैसे हमने अभी ऊपर देखी थी। इस तरीके से यदि 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो हमें यहाँ पर मल्टीपल ऑयल रिग लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की हेल्प से एक ही पॉइंट पर पूरे एरिया से ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। अब हमारा वेल बोर बनकर रेडी हो गया है, हमें जरूरत है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की। तो यहाँ से ड्रिलिंग रिग को हटा दिया जाता है और ऑयल एक्सट्रैक्शन की तैयारी की जाती है। ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए हम वेल बोर में एक प्रोडक्शन केसिंग डालते हैं जो ऑयल रिजर्व तक पहुंचती है और इसके चारों तरफ सीमेंट से भी इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन ऑयल को इस वेल बोर में लाने के लिए प्रोडक्शन केसिंग और सीमेंट के अंदर कंट्रोल्ड तरीके से छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं जिनको परफोरेशन बोलते हैं। इसके लिए केसिंग के अंदर परफोरेशन गन को भेजा जाता है। इस गन में मल्टीपल स्मॉल एक्सप्लोजिव चार्ज लगे रहते हैं। जब यह अपनी जगह पर पहुंच जाती है तो इलेक्ट्रिकली ऊपर से इसको सिग्नल दिया जाता है और ये सभी एक साथ में फायर करते हैं जिससे केसिंग और सीमेंट वॉल में टनल बन जाती है। परफोरेशन गन की वर्किंग हम किसी और वीडियो में समझेंगे। यदि आप लोगों की कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आई तो इसकी इंजीनियरिंग भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। अब यदि ऑयल का प्रेशर अच्छा है तो ऑयल अपने आप ही ऊपर आने लगता है। यदि ऑयल का प्रेशर कम है और हमारा वेल बोर यदि 500 मीटर की डेप्थ तक है तो बीम पंप लगाए जाते हैं ऑयल को बाहर निकालने के लिए। यह एक हैंड पंप जैसे काम करता है। इसके पीछे एक मोटर लगी रहती है जो इस बीम को ऊपर नीचे करवाती है और ऑयल को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लाया जाता है। यह एक दिन में 50 से 500 बैरल ऑयल ही निकाल पाते हैं और इनका यूज सिर्फ लैंड पर ही किया जा सकता है। जब ऑयल की डेप्थ 7000 फीट से ज्यादा होती है तो सबमर्सिबल पंप यूज किए जाते हैं जिनको गहराई में सेट किया जाता है। ये पंप एक दिन में 1000 से लेकर 30,000 बैरल ऑयल पंप कर देते हैं। इनका यूज ऑफशोर यानी ओशियन में ऑयल एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर होता है। अब यहाँ से जो ऑयल निकल रहा है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। साथ में गैस भी निकलती है, उनको भी कलेक्ट करते जाते हैं। इस ऑयल को यहाँ से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है और रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऑयल टैंकर काम में लिए जाते हैं। यह ऑयल टैंकर किस तरीके से ऑयल को रिफाइनरी तक पहुंचाते हैं यह भी एक शानदार इंजीनियरिंग है। इस वीडियो से आप डिटेल से समझ सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ऑयल एक्सट्रैक्शन की पूरी प्रोसेस समझ आई होगी। आप हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल के मेंबर बन सकते हो और ऐसा बेहतरीन एनिमेशन सीखने के लिए हमारे एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।